नमस्कार। दुनिया भर के बड़े बड़े नेताओं ने मिस्र में इकट्ठा होकर इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए एक बड़ी कोशिश की है। बिहार में चुनावी गर्मी बढ़ती जा रही है। हाल के बलात्कार मामले में अपने बयानों से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी संवेदनहीनता एक बार फिर से साबित की है और पाकिस्तान विद्रोह की आग में जल रहा है। खबरें बहुत सी हैं, बहुत से सवाल जवाब, आरोप प्रत्यारोप हैं और इस सब के बीच मैं आपके लिए लेकर आती हूं खबरें अनकही, जो शायद सुर्खियां नहीं बटोरती पर जरूरी होती हैं। उन खबरों को हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं ताकि आप अपनी एक राय बना सकें और वो राय हमें लिखकर भेज भी सकें। ऐसी ही एक खबर पर हम आज चर्चा करेंगे जो हमारे बच्चों से जुड़ी है। मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बिहार में एनडीए के 20 सीटों का बंटवारा होने के बाद भी कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर खींचतान बनी हुई है। हालांकि सभी दलों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि एनडीए में सब ऑल इज वेल है। उधर टिकट की मांग को लेकर जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में नाम आने के बाद शत्रुजीत कपूर की डीजीपी पद से छुट्टी कर दी गई है। उनकी जगह 1991 बैच के आईपीएस ओम प्रकाश सिंह को कार्यकारी डीजीपी बनाया गया है। वहीं आज सुबह कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार तमाशा बंद कर दे। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एमबीबीएस स्टूडेंट से गैंगरेप केस में सीएम ममता बनर्जी के बयान से पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा है। बीजेपी ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस की मुखिया पीड़िता पर दोष डाल रही हैं। पीड़िता के पिता ने बंगाल की तुलना औरंगजेब के शासन से की है। और खबरें अनकही में बिहार चुनाव के स्टेक होल्डर्स की लिस्ट में आज बात होगी चिराग पासवान की, उनकी अब तक की राजनीतिक यात्रा की। इसके अलावा बहुत जरूरी बात होगी माइनर्स या नाबालिग बच्चों में बढ़ते गुस्से और बलात्कार, हत्या जैसे अपराधों की। हाल ही में बागपत में एक मदरसे के 2 नाबालिग छात्रों ने अपने मौलाना की पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी। क्यों और कैसे बच्चों में इतना गुस्सा और आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, कौन है जिम्मेदार, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही बात होगी कि कैसे एक बार फिर बलात्कार के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। बिहार की राजनीति में एक नाम है जो इन दिनों सुर्खियों में है, चिराग पासवान। बॉलीवुड के सपनों से लेकर संसद के गलियारों तक चिराग की यात्रा एक दिलचस्प कहानी है। आज हम समझेंगे कि कैसे एक फ्लॉप फिल्म एक्टर बिहार की राजनीति का चमकता सितारा बन गया। चिराग पासवान खुद को मोदी के हनुमान कहते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही हनुमान अब एनडीए के कई बड़े नेताओं की आंखों में खटकने लगे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटें मिली हैं, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी को पूरी 29 सीटें मिली हैं। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों को केवल 6 सीटें दी गई हैं। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। चिराग की बढ़ती मांग को लेकर एनडीए में तल्खी बढ़ गई है। बीजेपी के शीर्ष नेता धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और मंगल पांडे चिराग के घर दरबार लगाने पहुंचे। मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे थे, कुशवाहा 12 सीटें चाहते थे, लेकिन दोनों को केवल 6 सीटें मिली। चिराग ने लगभग 40 सीटों की मांग की और 29 ले गए। चिराग की चमक के आगे मांझी और कुशवाहा पूरी तरह फीके पड़ गए हैं। बीजेपी का मानना है कि चिराग ने अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा प्रदर्शन किया और दलित वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उन्हें ये जगह दी गई। 2024 लोकसभा में चिराग की 100% स्ट्राइक रेट ने उनकी साख बढ़ाई थी, लेकिन असली पेंच कहीं और फंसा है। नीतीश कुमार भी सीट बंटवारे से पूरी तरह खुश नहीं है। जेडीयू का मानना है कि चिराग को 29 सीटें देने के कारण उन्हें कम सीटें मिली और अब नीतीश राजगीर, मोरवा और तारापुर जैसी सीटों को लेकर नाराज हैं। चिराग जिन 29 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनमें से कई सीटों पर बीजेपी और जेडीयू का पहले से कब्जा है। नीतीश ने बीजेपी नेतृत्व को साफ संकेत दे दिया है, ना तो अपने सिटिंग सीटें छोड़ेंगे और ना ही वो सीटें जहां जेडीयू दूसरे स्थान पर रही है। चिराग की असली चुनौती यह है कि उन्हें न केवल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुश रखना है, बल्कि एनडीए के असंतुष्ट घटक दलों को भी संभालना है। तो ये तो रहा सीट बंटवारे का ताजा अपडेट। अब आते हैं चिराग पासवान के सफरनामे पर। चिराग का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता थे बिहार के दिग्गज नेता रामविलास पासवान।
जो दलित राजनीति के महानायक माने जाते थे। चिराग ने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और फैशन डिजाइनिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन उनका असली सपना था बॉलीवुड में नाम कमाना। 2011 में आई फिल्म मिले ना मिले हमसे चिराग ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने ओनली एंड ओनली जैसी फिल्मों में भी काम किया। उन्हें कल के सुपरस्टार कैटेगरी में स्टारडस्ट अवार्ड के लिए नामांकन भी मिला, लेकिन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई और चिराग का फिल्मी सफर वहीं रुक गया। बॉलीवुड में असफलता के बाद चिराग ने अपने पुश्तैनी पेशे की तरफ रुख किया, राजनीति। रामविलास पासवान ने नवंबर 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी का गठन किया था। उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत थी चतुर सौदेबाजी और दलित हितों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। फरवरी 2005 में एलजेपी ने अकेले 178 सीटों पर चुनाव लड़ा और 29 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया। त्रिशंकु विधानसभा में रामविलास के हाथ में सत्ता की चाबी आ गई, लेकिन उनकी मुस्लिम मुख्यमंत्री की शर्त के कारण सरकार नहीं बन पाई। इसके बाद अक्टूबर 2005 में दोबारा चुनाव हुआ, जिसमें एलजेपी, सीपीआई और फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ 203 सीटों पर लड़ी, लेकिन केवल 10 सीटें ही जीत पाई। 2010 में रामविलास ने लालू यादव से गठजोड़ किया, लेकिन एलजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। यही वो दौर था जब चिराग पासवान राजनीति में आए। जब चिराग ने राजनीति में कदम रखा, तब रामविलास पासवान के लिए मुश्किल दौर था। लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। यूपीए सरकार में होने के बावजूद लोजपा की लोकप्रियता घट रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले चिराग ने एक बड़ा फैसला लिया। जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी से अलग हो गए, तो चिराग ने लोक जनशक्ति पार्टी को भाजपा के साथ खड़ा किया। ये चिराग की रणनीति का कमाल था। इस फैसले ने सब कुछ बदल दिया। लोजपा के 6 सांसद लोकसभा पहुंचे और चिराग ने खुद जमुई से 85,000 वोटों से जीत दर्ज की। केवल 32 साल की उम्र में वो सांसद बन गए। रामविलास पासवान को केंद्र सरकार में मंत्री पद मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अक्टूबर में रामविलास पासवान का निधन हो गया। ये चिराग के लिए सबसे मुश्किल समय था। पिता के ना रहने से चिराग अकेले पड़ गए। नीतीश कुमार से उनके रिश्ते खराब हो चुके थे, इसलिए उन्होंने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। चिराग ने जेडीयू के हर उम्मीदवार के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा किया, लेकिन यह फैसला चिराग के लिए आत्मघाती साबित हुआ। एलजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली, जबकि उनके पास करीब 6% वोट शेयर था। विश्लेषकों ने उन्हें पिता की परछाई मात्र घोषित कर दिया। 2020 की करारी हार के बाद चिराग की मुसीबतें और बढ़ गईं। जून 2021 में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने 4 सांसदों के साथ बगावत कर दी और चिराग को ही लोजपा से बाहर कर दिया। नीतीश कुमार के करीबी नेताओं की इस बगावत में बड़ी भूमिका मानी गई। पशुपति पारस को केंद्रीय कैबिनेट में भी जगह मिल गई। चिराग के लिए ये सबसे मुश्किल दौर था। पार्टी और परिवार दोनों में टूट, लेकिन चिराग ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोजपा का सिंबल और नाम फ्रीज कराया, अपनी नई पार्टी बनाई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। चाचा को भी नई पार्टी बनाने पर मजबूर कर दिया, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। इसके बाद चिराग ने अपनी ताकत बढ़ाना शुरू किया। युवा पीढ़ी की उम्मीदों पर ध्यान देते हुए उन्होंने अपने नजरिए को नए सिरे से ढाला और 2024 में फिर से एनडीए का रुख किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग की वापसी धमाकेदार रही। लोजपा रामविलास ने जिन 5 सीटों पर चुनाव लड़ा, उन सभी पर जीत हासिल की, 100% स्ट्राइक रेट के साथ। ये केवल संख्या बल की बात नहीं, बल्कि इरादे की घोषणा थी। चिराग को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का पद मिला। अब अगले महीने बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने चिराग की लोजपा को 29 सीटें दी हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि विधानसभा में अभी चिराग की पार्टी का कोई विधायक नहीं है। चिराग के पास 0 से हीरो बनने का मौका है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। सीट बंटवारे के समय चिराग और जेडीयू के बीच तल्खी पैदा हुई। जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी चिराग से खुश नहीं है। उधर चाचा पारस की पार्टी ने उन्हें चुनाव में कुचल देने का दावा किया है। चिराग के पास बिहार में दलित वोट बैंक का एक समर्पित हिस्सा है, करीब 5 से 6%। 2024 के लोकसभा में उनकी 100% स्ट्राइक रेट ने साबित किया है कि वो एनडीए के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। एक सच ये भी है कि एनडीए को बिहार में तभी कामयाबी मिली है जब नीतीश साथ रहे। 2015 में बिना नीतीश के बीजेपी एलजेपी दोनों को नुकसान हुआ था। चिराग की रणनीतिक सोच और युवा नेतृत्व एनडीए को मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार दोनों का साथ मिलने से चिराग के पास बिहार में अपनी पार्टी को स्थापित करने का सुनहरा मौका है। अगर वो लोकसभा जैसी स्ट्राइक रेट बनाए रखते हैं,
तो भविष्य में वो बिहार के मुख्यमंत्री की दौड़ में भी शामिल हो सकते हैं। चिराग के साथ साथ एक और युवा चेहरा जो बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय है वो है तेजस्वी यादव। दोनों ही नेता अपने पिताओं की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। एक वक्त था जब लालू पासवान की जोड़ी हुआ करती थी, लेकिन दोनों परिवार एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। तेजस्वी ने एक बार चिराग को शादी करने की सलाह दी थी और कहा था कि कुछ लोग विशेष व्यक्ति के हनुमान हैं, लेकिन हम जनता के हनुमान हैं। चिराग की राजनीति का केंद्र बिंदु है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो युवाओं और आने वाली पीढ़ियों पर फोकस करते हैं। तेजस्वी यादव भी युवाओं को रिझाने में लगे हैं, लेकिन बिहार के युवा ज्यादा भरोसा किस पर करते हैं, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। चिराग पासवान की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है। बॉलीवुड में असफलता से लेकर राजनीति में उतार चढ़ाव, पिता के निधन का सदमा, चाचा से विवाद और फिर जबरदस्त वापसी। आज चिराग न केवल एक नेता के रूप में बल्कि बिहार में कई लोगों के लिए आशा के प्रतीक के रूप में भी खड़े हैं। इस बार का विधानसभा चुनाव चिराग के राजनीतिक सफर के लिए निर्णायक होगा। 29 सीटों के साथ पहली बार नीतीश और भाजपा का साथ मिलने से चिराग के पास अपनी विरासत को नए सिरे से लिखने का मौका है। जैसा कि विश्लेषक कहते हैं, अगर चिराग ने इस बार तीर निशाने पर लगाया तो बिहार की राजनीति में उनका भविष्य उज्जवल है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। दुर्गापुर में एक 23 साल की मेडिकल छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। सुनिए दीदी क्या कह रही हैं। And especially the girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. They have to protect themselves also. How they came out in the night at 12:30. एक राज्य की मुख्यमंत्री जिनका नाम ममता है और लोग प्यार से दीदी बुलाते हैं, अगर वो ही एक बेटी का दर्द नहीं समझे तो फिर इंसान किसी और से क्या ही उम्मीद करे। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि पीड़िता के पिता का कहना है कि उनकी बेटी रात 12:30 बजे तक बाहर नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने 10:15 बजे उसे कॉल किया था और उसने मुझे अपनी आपबीती सुनाई थी। चलिए पहले मैं आपको पूरी घटना के बारे में बताती हूँ, फिर ममता बनर्जी के उन बयानों का जिक्र करूंगी जो अक्सर वो रेप केस के बाद देती हैं। 10 अक्टूबर की शाम पश्चिम बंगाल के बर्धमान में MBBS सेकेंड ईयर की छात्रा अपने कॉलेज के दोस्त के साथ खाना खाने के लिए बाहर गई थी। मेडिकल कॉलेज परिसर के पास एक सुनसान इलाके में 5 दरिंदों ने उसके साथ बर्बरता की। पीड़िता की हालत बेहद गंभीर है। उसके पिता ने बताया कि मेरी बेटी बहुत दर्द में है, वो चल भी नहीं सकती। अब बंगाल से हमारा विश्वास उठ गया है। जाहिर सी बात है, अगर किसी की बेटी के साथ ऐसा होगा और उस राज्य की CM बेटी से ही सवाल करेगी तो विश्वास उठना लाजमी है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम है SK रियाजुद्दीन, अपू बरुई, फिरदौस SK, सफीक SK और SK नसीरुद्दीन। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य आरोपी सफीक की बड़ी बहन रोजीना ने पुलिस की मदद की और अपने भाई को गिरफ्तार कराया। उसने कहा कि अगर वो दोषी है तो उसे अंजाम भुगतना होगा। लेकिन असली सवाल ममता बनर्जी के बयान पर है। बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने कहा कि ममता बनर्जी रेप को जस्टिफाई कर रही हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मां दुर्गा के बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। लेकिन जब स्टेट की महिला चीफ मिनिस्टर माननीय ममता बनर्जी जी संवेदनहीनता से विक्टिम शेमिंग, विक्टिम ब्लेमिंग इसका गेम खेलती हैं और स्वयं रेप की सर्वाइवर पर ही दोषारोपण करती हैं, तो ये बात दर्दनाक और शर्मनाक हो जाती है पूरे समाज के लिए। ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने ऐसा बयान दिया है। उनकी विक्टिम ब्लेमिंग और शेमिंग की परंपरा 2012 से चली आ रही है। 6 फरवरी 2012 को कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में स्यूजेट जॉर्डन नाम की महिला के साथ गैंगरेप हुआ। वो एक नाइट क्लब से बाहर निकल रही थी, तभी कुछ लोगों ने उन्हें लिफ्ट देने का झांसा दिया और कार में बैठाकर कई घंटों तक रेप किया। जब स्यूजेट ने हिम्मत दिखाई और सामने आई तो ममता बनर्जी ने इसे फैब्रिकेटेड स्टोरी यानी मनगढ़ंत कहानी बताया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार को बदनाम करने की साजिश है। इस बयान ने पूरे पश्चिम बंगाल को शर्मसार कर दिया था। स्यूजेट ने बाद में अपना चेहरा सार्वजनिक किया और आमिर खान के शो सत्यमेव जयते में आकर कहा कि मैं अपना चेहरा ब्लर नहीं करवाना चाहती क्योंकि गलती मेरी नहीं है, शर्मिंदा रेपिस्ट को होना चाहिए। 2015 में 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया, लेकिन जीते जी स्यूजेट को न्याय नहीं मिल पाया। मार्च 2015 में मेनिंजाइटिस की बीमारी से उनकी मौत हो गई।
7 जून 2013 को कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर कामदुनी गांव में 20 साल की बीए की छात्रा शिप्रा घोष के साथ 8 लोगों ने बर्बरता की। उसे कॉलेज से लौटते समय अगवा किया गया और गैंग रेप के बाद गला काटकर शव को एक खेत में फेंक दिया गया। इस घटना के बाद जब लोग सड़कों पर उतरे और न्याय की मांग की, तो ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाया कि उनके कम्युनिस्ट लिंक हैं। ये बयान भी विवाद का कारण बना। पिछले साल 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हुआ रेप केस तो आपको याद ही होगा, सबको याद है। 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ। ये केस इतना बड़ा बना कि देश भर में डॉक्टर्स और आम लोग सड़कों पर उतर आए। सुप्रीम कोर्ट तक को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। फरवरी 2025 में कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया, लेकिन इस केस में भी ममता सरकार की कोलकाता पुलिस की जांच पर सवाल उठे। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में कोलकाता पुलिस की जांच में गंभीर कमियां मिली। हाईकोर्ट को सीबीआई जांच का आदेश देना पड़ा। अभी 25 जून 2025 को साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के कैंपस में फर्स्ट ईयर की एक छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। मुख्य आरोपी मनोजीत मैंगो मिश्रा, जो कॉलेज का अस्थायी स्टाफ था, और 2 सीनियर छात्रों जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी ने गार्ड रूम के अंदर ही घिनौना काम किया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि पीड़िता को जबरन गार्ड रूम में घसीटा गया। डीएनए सैंपल भी आरोपियों के खिलाफ सबूत के रूप में मिले हैं। अगस्त 2025 में चार्जशीट दाखिल की गई। अब ये सारी घटनाएं और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, मैं आपको सिर्फ कुछ घटनाएं बता रही हूँ। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहें या सिटी ऑफ फियर। अभी अगस्त में एनसीडब्ल्यू ने अपनी नारी 2025 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में 31 शहरों के सर्वे के आधार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रैंकिंग दी गई, जिसमें कोलकाता को सबसे असुरक्षित शहर बताया गया है। ये रिपोर्ट महिलाओं के अनुभवों पर आधारित है। 40% महिलाओं ने कहा कि वो कोलकाता में असुरक्षित महसूस करती हैं। कोलकाता में कमजोर पुलिस रिस्पांस, पेट्रियार्कल माइंडसेट, खराब लाइटिंग और रात में अविश्वसनीय ट्रांसपोर्ट जैसी समस्याएं हैं। दिलचस्प बात यह है कि एनसीआरबी डेटा के मुताबिक कोलकाता लगातार चौथे साल सबसे असुरक्षित शहर रहा, लेकिन नारी रिपोर्ट बताती है कि रिपोर्ट न होने वाले केस भी बहुत ज्यादा हैं। केवल 3 में से 1 ही महिला हैरेसमेंट की रिपोर्ट करती है। अब सवाल यह है कि सेफ सिटी कोलकाता स्ट्रेस और हॉरर सिटी क्यों बनती जा रही है? जवाब साफ है, जवाबदेही की कमी, पुलिस सिस्टम में कमजोरी और सबसे बड़ी बात, विक्टिम ब्लेमिंग की संस्कृति। जब राज्य की मुख्यमंत्री खुद ये कहे कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो सिस्टम को संदेश देता है कि पीड़िता पर सवाल करो, अपराध पर नहीं। ये पितृसत्ता की सबसे पुरानी चाल है, महिलाओं पर ही सारी जिम्मेदारी डाल दो। 32 साल पहले 1993 में इन्हीं ममता बनर्जी ने रेप के मामलों को लेकर ज्योति बसु की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। उस वक्त नादिया जिले में एक दिव्यांग से बलात्कार की घटना हुई थी, तो ममता बनर्जी पीड़िता को लेकर राइटर्स बिल्डिंग पहुंच गई थी, जो पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है। वो तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मुलाकात के लिए उनके चेंबर के दरवाजे के सामने धरने पर बैठ गई थी। ज्योति बसु के आदेश पर ममता और पीड़िता को सचिवालय से बाहर कर दिया गया। बताते हैं कि इस घटना के बाद ममता ने कसम खाई थी कि अब वो मुख्यमंत्री बनकर ही इस इमारत में दोबारा कदम रखेंगी। आखिरकार 20 मई 2011 को, करीब 18 साल बाद, उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर ही इस ऐतिहासिक लाल इमारत में दोबारा कदम रखा, लेकिन उस पीड़िता को इंसाफ नहीं मिला। वो सालों बाद गुमनामी में मर गई। पीड़िता की मां ने ममता पर आरोप लगाया कि उनकी बेटी को सिर्फ एक राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। ममता बनर्जी की गलतियों की डायरी में रेप सबसे ऊपर है। उन्होंने अपनी वर्षों की सत्ता के दौरान साल दर साल बलात्कार के कई मामलों को झूठा बताया है। जब एक महिला नेता के रूप में उनसे बलात्कार के मामलों पर जवाब मांगा जाता है, तो वो खुद पीड़ित बन जाती हैं। अगर विपक्ष सवाल पूछता है तो उल्टा आरोप लगा देती हैं। सेफ सिटी बनाने के लिए सिर्फ स्ट्रीट लाइट और पुलिस पेट्रोलिंग काफी नहीं, नेताओं की सोच में रोशनी चाहिए, वरना आंकड़े चाहे एनसीआरबी के हों या नारी के, डर हमेशा हर लड़की के दिल में रहेगा। 32 साल पहले ममता बनर्जी ने ज्योति बसु से जवाब मांगा था। आज बंगाल की बेटियां उनसे वही सवाल कर रही हैं, दीदी हमारी सुरक्षा आपकी प्राथमिकता कब बनेगी? उत्तर प्रदेश के बागपत से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां गांगनौली गांव की मस्जिद के इमाम मौलाना इब्राहिम की पत्नी और उनकी 2 नन्ही बच्चियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये घटना जितनी परेशान करने वाली है, उतना ही हैरान करने वाला है इसका खुलासा। पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिग छात्रों के शामिल होने का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक वारदात से पहले मस्जिद के सीसीटीवी बंद किए गए थे
और पूछताछ में दोनों बच्चों ने आरोप कबूल भी कर लिया है। मौलाना इब्राहिम बरसों से बच्चों को कुरान की तालीम देते आ रहे थे। उन्हीं में से एक था रेहान। शुरुआती दिनों में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे रेहान का मन पढ़ाई से हटने लगा। मुफ्ती उसे बार बार समझाते, कभी डांटते, कभी थप्पड़ भी मार देते। उनकी पत्नी इसराना भी उसे अनुशासन में रखने की कोशिश करती। शायद उन्हें नहीं पता था कि यह सख्ती एक दिन जानलेवा बन जाएगी। रेहान के अंदर धीरे धीरे गुस्सा और नफरत पलने लगी। कुछ दिनों पहले उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर साजिश रची, उन लोगों को सजा देने के लिए जो उसे बार बार डांटते पीटते थे। 10 अक्टूबर की रात जब मौलाना अफगानी मंत्री मुत्ताकी से मिलने देवबंद गए हुए थे, तब रेहान मस्जिद में चोरी छिपे घुसा। सबसे पहले वो सीसीटीवी के डीवीआर रूम में पहुंचा और फुटेज डिलीट कर दी। इसके बाद वो उस कमरे में गया जहां इब्राहिम की पत्नी सो रही थी। हाथ में हथौड़ी थी। उसने बिना सोचे समझे ताबड़तोड़ वार किए और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। इतने में मौलाना की 5 साल की बेटी जाग गई। उसने सब देख लिया। वो चीखते हुए भागने लगी, लेकिन रेहान ने उसे भी मौत के हवाले कर दिया। और फिर उसने सबसे छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। 3 जिंदगियां पल भर में खत्म हो गईं। फिलहाल दोनों नाबालिग आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हमारे आसपास हमें परेशान कर रहे हैं, जिन पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रियंवदा जी। लेकिन मैं उनसे बात करूं इससे पहले मैं आपको कुछ पुराने और मामले बता देती हूं। पिछले महीने 21 सितंबर को दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक नाबालिग ने अपने पड़ोसी से रंजिश निकालने के लिए उसके 4 साल के मासूम बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी और पीड़ित परिवार एक ही मकान में अलग अलग फ्लोर पर किराए पर रहते हैं। कुछ दिनों पहले मकान मालिक की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसका आरोप बच्चे के माता पिता ने नाबालिग पर लगाया था। अपमान का बदला लेने के लिए नाबालिग ने मासूम को अगवा कर 30 फीट की ऊंचाई से नीचे धक्का दिया और फिर उसके सर पर पत्थर से हमला कर दिया। 10 अगस्त 2025 को ओडिशा के बोलांगीर जिले में एक नाबालिग लड़के को अपने छोटे भाई की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पता चला कि बड़ा भाई छोटे भाई को पसंद नहीं करता था, जिसे लेकर परिवार में विवाद होते रहते थे। बड़े भाई को लगता था कि छोटे भाई के जन्म के बाद उसके लिए माता पिता का प्यार कम हो गया है। घटना के दिन दोनों में कहासुनी हुई और गुस्से में बड़े भाई ने चाकू से छोटे भाई की हत्या कर दी। पिछले साल 11 दिसंबर 2024 को लखनऊ पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया, वो भी अपनी मां की हत्या के आरोप में। बात इतनी सी थी कि स्कूल जाने को लेकर मां और बेटे के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि बेटे ने गुस्से में आकर अपनी मां का सर दीवार पर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी के पिता चेन्नई में साइंटिस्ट हैं और उसकी बहन MBBS की पढ़ाई कर रही है। इससे पहले 10 दिसंबर 2017 को ग्रेटर नोएडा में 16 साल के एक लड़के को अपनी मां की डांट से इतना गुस्सा आया कि उसने पिज्जा कटर से 2 मर्डर कर दिए। पहला मर्डर मां का किया और दूसरा अपनी 11 साल की बहन का। ये लिस्ट लंबी है। दिल्ली पुलिस की एक स्टडी में पता चला है कि जनवरी 2022 से मई 2024 के बीच 259 मामले नाबालिगों के अपराध के थे, जिनमें हत्या की कोशिश, बलात्कार, लूटपाट और वसूली, ये सारे मामले शामिल थे। तो हमारे माइनर्स, जो बच्चे हैं, जुवेनाइल जिनको कहते हैं, नाबालिग, इतना गुस्सा कहां से आ रहा है जो उन्हें ये सब काम करने के लिए मजबूर कर रहा है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रियंवदा श्रीवास्तव। प्रियंवदा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अनकही में। ये जो खबरों की आप लिस्ट देख रही हैं, और ये बागपत वाला तो सबसे रीसेंट है, लेकिन ये खबरें आजकल बहुत बहुत जल्दी आ रही हैं कि नाबालिग ने हत्या जैसा अपराध कर दिया। आप एज अ काउंसलर, आप बच्चों के साथ बहुत काम भी करती हैं, किसको जिम्मेदार मानती हैं? क्या हो रहा है ये? ऋचा जी, कोई एक रीज़न या कोई एक फैक्टर नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें टीन अग्रेशन जिसकी बात हो रही है, जिस एज ग्रुप में ये क्राइम ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले तो उनका बायोलॉजिकल फैक्टर, अगर उसे मैं समझाऊं तो सिंपल भाषा में दिमाग के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे एक होता है अमिगडाला, वो डेवलप हो जाता है, जो हमारा इमोशनल सेंटर होता है, जहाँ इमोशंस प्रोसेस होते हैं, पता चलता है कि आप दुखी हो, आप डरे हुए हो। और दूसरा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो 25 साल की उम्र तक पूरा डेवलप होता है। जब आपके इमोशनल सेंटर में इमोशंस प्रोसेस हो रहे हैं, सब चीज़ जल्दी जल्दी हो रहा है और ये जजमेंट प्रिपेयर्ड ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है,
तो वो डिसीजन मेकिंग बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर है, सब जानते हैं कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं इस उम्र में, वो भी अग्रेशन का एक कारण होता है। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी तलाश कर रहे हैं उस उम्र में, आपको पता नहीं है कि आप कौन है, आपको कुछ बनना है, और उस जद्दोजहद में आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, समझ में नहीं आता है सही गलत में डिफरेंस क्या है। फैमिली और पेरेंटिंग स्टाइल भी बहुत मैटर करती है। एक मूवी आई थी मेरे ख्याल से 2010-2011 में थी, वी नीड टू टॉक अबाउट केविन। इस मूवी में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि बच्चा जो है वो अपनी माँ से कैसे डिस्कनेक्टेड है राइट फ्रॉम द बर्थ। अच्छा। माँ की IQ बहुत ज़्यादा थी, उन्हें उस समय चाइल्ड नहीं चाहिए था, इसके चलते वो कनेक्ट नहीं कर पाई, और बच्चे ने ये सेंस किया है। और उस रिश्ते को वो बच्चा अपने फादर को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, उनके साथ खुश रहता है, और वो कैसे कैसे एस्केलेट होता गया, मदर के साथ बिहेवियर पैटर्न कैसे चेंज हुआ, वो अग्रेशन में कैसे चेंज हुआ, बहुत खूबसूरती से समझाया है। चौथा जो फैक्टर रहता है वो हमारा इंस्टीट्यूशनल रहता है। हम सब फोकस्ड हमारा रहता है कि ये 12th तक बच्चा पढ़ ले और उसके बाद ये एंट्रेंस क्रैक करे, वो करे, लेकिन कहीं भी एम्पैथी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इस पर रैट रेस चल रही है। हाँ, उस पे कुछ है ही नहीं। मतलब आप किस बड़े से बड़े स्कूल में देख लीजिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्कूल में वीकली भी कोई क्लास होती होगी जहाँ बच्चों को समझाया जा रहा है कि नहीं, इट इज़ नॉर्मल, यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज इमोशंस, कि भाई अभी तुम नाराज हो, अभी तुम खुश हो, नाम ही नहीं पता है तो पता कैसे चलेगा मैं किस फीलिंग से गुजर रहा हूँ। अनहर्ड फील करते हैं बच्चे क्योंकि समझ में नहीं आता कहाँ जाके बोले। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो अगेन डिजिटल, जो सब जानते हैं, ठीक है, तो अब डिवाइसेस इतनी ज़्यादा हो गई, बहुत कम उम्र में हम लोग दे देते हैं, अपनी जान छुड़ाने के लिए भी दे देते हैं। सही बात है। और बच्चों को कि भाई उसका बच्चा देख रहा है, हमारा नहीं देख रहा, हमारा पीछे रह जाएगा, ये सोचकर तो ज़रूर दे देते हैं, लेकिन वहाँ आप देखें तो वायलेंस को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। OTT प्लेटफॉर्म पे गालियाँ या अग्रेशन या मारपीट, ये सब बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया गया है। बहुत सारे तो रील्स मैंने खुद भी देखे हैं जहाँ हाउ टू बी अ मैन। अच्छा। Yes, how to be a man. Now, how can you be a man? You need to show your aggression, you have to be judgmental, you have to be strong, and strength का definition ही ये है कि आप ज़ोर से बात करो। आप अगर कोई आपसे 2 चीज़ें बोल रहा है तो आप उसे 3 चीज़ें सुना दो। अब आप जिस उम्र में जिस बच्चे को वो दिखा रहे हो, बच्चा उसे डेसिफर नहीं कर पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप बोल रहे हो कि आप अपने डिसीजन को लेके स्टर्न रहो, तो वो जिद बद में बदल जा रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि हाँ हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना। यही है। तो एक बात बताइए, जितने आपने फैक्टर्स बताए उसमें सिर्फ एक डिजिटल ही ऐसा है जो हमारी पीढ़ी का नहीं था। अब ये जो हम बागपत का केस सुन रहे हैं कि भाई मौलाना है, पढ़ा रहे हैं, कभी डांट दिया कभी मार दिया। हमारी तो पीढ़ी, हम लोग स्कूल में पहले तो, अब तो इतना स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि भाई आप बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते। हम लोगों की पीढ़ियाँ तो सब पिट पिट के हम लोग बड़े हुए हैं। तो अब सिर्फ एक फैक्टर जो है आप कह रही हैं कि डिजिटल, वो अब अलग है। हाँ, तो वो इतना बड़ा फैक्टर है कि वो बच्चों से इतने अपराध करा रहा है। नहीं, सिर्फ वो फैक्टर नहीं है। अच्छा ठीक है, 2 टर्म्स होते हैं अगर इमोशंस में देखें, एक होता है एंगर, एक होता है रेज। ठीक है, एंगर और रेज में बहुत बेसिक फाइन लाइन डिफरेंस है। एंगर जो है वो आपका सेकेंडरी इमोशन है, ठीक है, और सेकेंडरी इमोशन मतलब कि आप अगर दुखी है, मान लीजिए आप किसी जैम में फंस गई, घर पहुंची और आपको उसका फ्रस्ट्रेशन है, वो निकलेगा, अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, सब फैला के रखा हुआ है। दैट इज जनरल एंगर विच इज योर सेकेंडरी इमोशन। रियल इमोशन इज समथिंग एल्स। रेज जो होता है वो होता है प्रिमिटिव डिफेंस। अब जब रेज की बात करें, वो डिफेंस मैकेनिज्म ऑलरेडी है, आप उस लेवल पर है जहां आप सही और गलत में अगेन फिल्टर नहीं कर सकते हैं। वो रिजल्ट करता है, एक हाइपोथेसिस थी मेरे ख्याल से, बहुत पुरानी बात है, 1940s या लेट 30s का होगा, तो 1939-40 में ये हुआ था, एंड इट वाज फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस था, जिसके हिसाब से आपका रेज कब होता है या आपका अग्रेशन कब कॉज करता है, या तो किसी इंसान के गोल्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं,
ठीक है, या आपके इमोशंस अनमेट रहते हैं। यही 2 रीजंस उन लोगों ने उस समय डिसाइफर किया था। तो आप अगर ये सारे केसेस, मैं सुन रही थी जब आप पढ़ रहे थे अपने न्यूज़ को, तो आप जब अगर सारे केसेस देखिए तो हर बच्चा जिसने क्राइम कमिट किया है वो एक पर्टिकुलर गोल लेकर चल रहा है। जैसे मुझे गेम खेलना है, या अभी बागपत वाले केस में मैं बस गेस कर सकती हूँ कि वो जो बच्चे थे उनका था कि हमारी आइडेंटिटी, हमें डांट पड़ रही है, हमारा इंप्रेशन खराब हो रहा है। सेकेंडरी था उनके इमोशंस अनमेट थे। कोई भी उस इमोशन को एक कॉग्निटिव मोल्ड नहीं दे पा रहा था, कोई उनसे तरीके से बात नहीं कर पा रहा था कि भाई ये कमियां हैं। हर रोज़ जा रहे हो, हर रोज़ आपको डांट पड़ रही है, हर रोज़ आप शर्मिंदा हो रहे हो, हर रोज़ आपको पढ़ाई के लिए टोका जा रहा है या पिटाई भी पड़ रही है। सुनने में लगता है कितनी छोटी सी बात है। मैं वही कह रही हूँ, तो पहले भी होता था हमेशा से। अच्छा, पहले होता था तो टीचर्स पीठ सहलाते भी थे। आपको पता था कि अगर नंबर कम आए तो मम्मी से डांट पड़ेगी, सर से भी डांट पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर इक्वली कंसर्न्ड है। आज ये फीलिंग गायब हो गई है क्योंकि घर में भी वो इमोशनली अनमेट है, सुनने वाला कोई नहीं है। अच्छा, इस उम्र में एक और रिक्वायरमेंट होती है वैलिडेशन की, कि अच्छा तुम गुस्सा हो, अच्छा ये हुआ था, ये होता, हाँ नहीं तुम सही बोल रहे हो, उसके बाद आप लॉजिक दीजिए, पहले सुन लीजिए। हम लोग सुनना छोड़ चुके हैं, हम लॉजिक दे देते हैं। अरे यार सर बोल रहे, सही बोल रहे हो, सुनते क्यों नहीं हो? अब मैं घुसूं तुम्हारी पढ़ाई में? उन्हें ज़्यादा पता है। तो बच्चा हर रोज़ पिट रहा है, अपने पीयर में शर्मिंदा हो रहा है, उसे अपने आप को प्रूव करना है, आई एम राइट, उसे जस्टिस चाहिए कि मेरे साथ गलत हुआ है। ये सारे मापदंड के साथ आई एम श्योर ये और भी कुछ रीजंस होंगे इस एक्शन के, लेकिन आई बिलीव आप जैसे बच्चों के साथ बहुत काउंसलिंग करती हैं, बहुत सारे मामले, अगर आप मतलब ऑब्वियसली बिना नाम लिए कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकें जहां आपको ऐसा लगा कि ठीक है अभी ऐसे मर्डर और रेप जैसी घटना नहीं, लेकिन डर लगा कि इस बच्चे का गुस्सा इतना ज़्यादा है कि किसी को हार्म कर सकता है, खुद को हार्म कर सकता है या सकती है। पिछले 1 हफ्ते में 3 बच्चों ने मुझे बोला कि मेरी मम्मी मेस्ड अप है, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वो अपने इमोशंस ही संभाल लें। ठीक है, और जब मैं अडल्ट के साथ भी सेशंस लेती हूँ तो मुझे ये समझ में आता है कि दे आर कैरिंग देयर चाइल्डहुड ट्रॉमा। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चा आके अपनी गलती बताता है या कुछ भी शेयर करता है, हम अपने इमोशंस लाउडर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मेरा बच्चा मेरे सामने रोते हुए आया, उसे चोट लग गई, मैं सामने से उसे डांट लगा रही हूँ, क्या है तुम ध्यान से नहीं करते हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, खेलने कहाँ गए थे, मना किया है वहाँ जाने को फिर भी जा रहे हो। ठीक है, मैं दूसरा इमोशन उसके ऊपर थोप रही हूँ। अब बच्चे का जो प्राइमरी इमोशन था दैट ही वाज हर्ट, ठीक है, वो इमोशन तो कहीं दब गया। अब उसका फोकस क्या है, मम्मी के इमोशन को रेगुलेट करो। तो उसमें हिज इमोशनल रिक्वायरमेंट्स आर अनमेट। वो ट्रॉमा की तरह वो ट्रॉमा की तरह बढ़ता जाएगा। और कभी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं, अक्सर आती हैं, अक्सर। अब ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इकट्ठा हो रही है ना, वेंट आउट नहीं हो रहा है, कोई चैनल नहीं है। क्या होना चाहिए, मुझे एक बात बताइए, जैसे अब हम एक एक केस की तो नहीं बात कर सकते कि बागपत में क्या होना चाहिए था, या जिस भाई को लगा कि छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसने मार दिया, क्या होना चाहिए। लेकिन ये जो पीढ़ी है, अब तो ये तो जेन ज़ी की भी बाद वाली पीढ़ियाँ हैं, हाँ, अल्फा या क्या है, हाँ। कैसे इनका गुस्सा कैसे संभाला जाए, जेन ज़ी का भी? सुनना शुरू करें। जब मैंने आपसे कहा कि फैमिली या पेरेंटिंग स्टाइल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, बहुत बार होता है कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स लाउड हो जाती हैं। आपने बोला पहले नहीं होता था, आज होता है। पहले भी होता था, लेकिन पहले कहाँ होता था, जहाँ पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते थे। ज़्यादातर अगर आप देखिएगा ये केसेस ना वैसे घरों से सुनने को मिलता था जहाँ फीमेल्स भी पहले के ज़माने में बाहर निकल जाती थी घर से, और बच्चे दे वर लेफ्ट ऑन देयर ओन। ठीक है, तो बच्चों को सुनने वाला कोई नहीं होता था। वहाँ उनका अग्रेशन जो था वो ऐसे ही रैंडम, कभी वोल्केनो की तरफ बर्स्ट होता था और इधर उधर फटता था। अब आज के डेट में क्या हो रहा है, हम सब घर से निकल जा रहे हैं, जो भी टाइम हमें मिल रहा है उसमें हमें लग रहा है हम बच्चे को सारी चीज़ें सिखा लें। ठीक है, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा ऑलरेडी कुछ सीख कर आ रहा है, हमें उसे भी चैनलाइज करना है। ठीक है, कोई आउटलेट नहीं है बच्चों के पास कि वो, हाँ, तो इस एक्सट्रीम तक चले जा रहे हैं। तो वही
ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ इकट्ठा करके रखिएगा वो, एंड व्हेन इट इज़ नेगेटिव तो एक्सट्रीम गंदा ही होगा। तो आज अगर आप हमें समाज के तौर पर भी, स्कूल्स, पेरेंट्स, सबको इस एंगर्स, मतलब ये ऐसा ना बढ़े, ये जुवेनाइल क्राइम्स इतने ना बढ़े, इसको कैसे हम रोक सकते हैं, इसके लिए अगर आप हम सबको कुछ मैसेज देना चाहेंगे तो क्या होगा? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले बच्चों में ये आइडेंटिफाई करना होगा। देखिए साइंस बहुत लाउड होते हैं, दिखते हैं, उसे नज़रअंदाज मत करिए। जब नज़र आने लगें और आपसे नहीं संभल रहे हैं तो प्लीज़ थेरेपी का हेल्प लें, काउंसलर्स को कांटेक्ट करें, स्कूल में इन्फॉर्म करें। हर स्कूल, आज हर बड़े स्कूल में एक काउंसलर बैठता है, बड़े क्या गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह। आपसे कहने में थी, लेकिन हाँ। जब बागपत जैसे छोटे शहरों में कहीं ये घटनाएं हो रही हैं या थोड़ा नीचे के उसमें हो रहा है, तो कहाँ से काउंसलर्स आए? हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं इतने? हैं हमारे पास ऋचा जी, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, बस हमारे लिए आज की डेट में भी वो टैबू है। हमें नहीं जाना है, वो क्या कर लेंगे, अरे तुम्हें किस बात का गुस्सा है, ये क्या है जो मैनेज नहीं कर सकते हो, ऐसी क्या परेशानी हो गई, आओ हमारे साथ बैठो। अब बच्चा बैठेगा, सुनाने की जगह आप सुना दोगे, बच्चे को सुनाने का मौका मिलता नहीं है, आप सुनाते जाओगे तो उसका तो वहीं दबा रह गया और फिर वो फटेगा। बच्चों को सुनना शुरू करें, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कम करें। जब लगे कि अग्रेशन बढ़ता जा रहा है या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे तो प्लीज़ सब कुछ छोड़ छाड़ के सबसे पहले उन पर ध्यान दें। अगर आपके पास कोई काउंसलर अवेलेबल नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप उनको सुनें, आप सुने, टीचर्स की हेल्प लें। और अगर आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा रोज़ मार खा रहा है, उसमें उसे पढ़ाई के लिए विरक्ति आ रही, मान लो अग्रेशन नहीं आ रहा है, तब भी आपको स्कूल में जाके कांटेक्ट करना होगा ना कि कुछ कमियां हैं भाई, आप मेरे बच्चे को दूसरे तरीके से हैंडल करिए। सोशल मीडिया पर कितनी अनुमति होनी चाहिए बच्चों को रहने की? सब जो वीडियोस देख रहे हैं बच्चे आजकल यूट्यूब पर सब जगह, अच्छा, बहुत सारे चैनल्स, सोशल मीडिया तो अब तो ऐसी बहुत आम हो चुका है। बहुत सारे चैनल्स भी जो हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हुआ या बहुत सारे OTT चैनल्स हैं। अब उनमें क्या होता है, सबको ये जानकारी नहीं है कि आप अलग अलग अकाउंट्स बना सकते हैं एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। आप प्लीज़ ये सब की जागरूकता फैलाएं और लोगों को जब समझ में आ जाए कि नहीं, बच्चों का एक अलग अकाउंट बना के रख दो, अडल्ट अकाउंट पासवर्ड रिलेटेड रहेगा, तो ऑब्वियसली वो कंटेंट अपने आप फिल्टर हो जाएगा। हम लोग पूरी तरह से ब्लेम भी नहीं कर सकते, हम खुद दिखा रहे हैं क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। आपको डिवाइसेस को लिमिटेड टाइमलाइन में देना ही होगा। इट कैन नॉट बी लाइक कि एकदम ना दें, एंड इट शुडेंट बी लाइक कि पूरे दिन बच्चों के पास है और कोई उसके ऊपर गवर्नेंस नहीं है, तो वो भी आपको टाइमलाइन करना होगा। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे है, 10 साल पहले अगर आप कुछ बच्चों से मिलती थी, बच्चों से, और आज मिलती हैं, उसमें आपको एंगर इश्यूज कितना बढ़ा हुआ दिखता है और कितना प्रोपोर्शन में है? 70% बढ़ा हुआ है। 70% बढ़ गया है? 70% बढ़ गया है, क्योंकि पहले था, अगेन अब का जो एंगर, इट इज़ मोर रेज, मतलब वायलेंस के तरफ जा रहा है। इट इज़ मोर वायलेंट। मेरे पास एक केस आया था और उसमें ये था कि वो बच्चा, ऐसे ही कोई बच्चे बस में जैसे बुली नहीं करते, लोग उसे बुली कर रहे थे, एंड दिस चाइल्ड कुड नॉट कंट्रोल। वो बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पाया और उसने हाथापाई कर ली बच्चों से। स्कूल से काउंसलर्स को बुलाया, मतलब बच्चे को स्कूल काउंसलर के पास भेजा गया, पेरेंट्स परेशान थे, स्कूल से वार्निंग आ रही थी, लेकिन ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो हर रोज़ बुली हो रहा था और किसी से कह नहीं पा रहा था, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। और अगर एक्सप्रेस करता था तो उसे सुनने को मिलता था, यार ये तो आम चीज़ें हैं, तुम्हारे यहाँ इतना हो रहा है। हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज गए थे, हमारी तो ज़बरदस्त रैगिंग हुई थी, हम भी मारपीट करने लगते। आप सुनिए, आपका शायद उसे हैंडल करने का तरीका अलग था, आप बर्दाश्त कर सकते थे, आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो मतलब एक तो हम अपने पुराने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आज के बच्चों पर ना ला दें प्लीज। इनकी हाँ, शायद सोच समझ हर चीज़ बहुत अलग है, सिचुएशंस पर रिएक्ट करने का तरीका इनका बहुत अलग है। सोशल मीडिया पर ये क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उस पर ध्यान देना हम पेरेंट्स के लिए, और आप शुरू से ही उस पर गाइडेंस मतलब अपना दे सकते हैं। ये नहीं कि अब आपका बच्चा 12th में है तब आप बोल रहे हैं कि अब तुम फ़ोन नहीं यूज़ करोगे। जब आपने फ़ोन थमाया तब आप रूल्स बनाओ। अब आजकल तो 2nd 3rd में मैं देख रही हूँ बच्चों के हाथ में फ़ोन है। पेरेंट्स वर्किंग है, मजबूरी है उनकी देना, खाना खिलाने के लिए भी फ़ोन देख रहा है बच्चा, तो उस पर मुझे लगता है हम सबको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है।
आप खुद देकर फिर छीनोगे तो ऑब्वियसली वो अग्रेशन ही जाता और अगर ऐसा लगता है कि घर में बच्चे में गुस्सा दिख रहा है कि जैसे उसने अचानक डांट पड़ी और कुछ उठा के फेंक दिया, तो पहला काम पेरेंट्स को क्या करना चाहिए या टीचर्स को? अगर आपका बच्चा आपके साथ नाराज है या गुस्से में बात कर रहा है या गुस्से में कोई एक्टिविटी कर रहा है तो आप उसका जवाब गुस्से में ना दें। सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए कि अगर हमें भी बचपन से सिखाया गया है, नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि सामने वाला अगर गुस्से में है तो आप शांत रहो। अगर आपका बच्चा गुस्से में है तो आप शांत रहिए, उसके बाद अब भले उसे समझाइए। और ज्ञान वर्षा तो तुरंत ना ही करें, सुन ले, उसे एक्सप्रेस कर लेने दें, फिर समझाएं। चलिए, थैंक यू प्रियंवदा जी। उम्मीद करूंगी बहुत सारे पेरेंट्स आपकी इन बातों को समझेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई तकलीफ है, कोई आपका बच्चा भी आपको ऐसा लगता है कि देखिए, हम जो हमेशा कहते हैं कि जो क्राइम की एक्सट्रीम होता है कि हमने हत्या, बलात्कार, ऐसी घटनाएं सुनी। एक्चुअली बलात्कार पर भी मैं आपसे पूछूं, बहुत जुवेनाइल्स आजकल रेप केसेस, तो ये तो सोशल मीडिया या ये जो कंटेंट देख रहे हैं उसका असर ये आपको तो दिख रहा है? जो हम दिखा रहे हैं वो वही नजर आ रहा है उन्हें, उसका तो वो बात अनफिल्टर्ड कंटेंट या बात घूम फिर कर वही आती है कि नजर रखिए, मॉनिटर कीजिए कि आपका बच्चा क्या देख रहा है। अगर उसमें गुस्से के बहुत ज्यादा साइंस या कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर के साइंस दिखते हैं, उसको इग्नोर ना करें। बार बार ये नहीं कि ठीक हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, या तो खुद उसको बैठकर सुने। और आपको लगता है कि आपका समय नहीं है या आप वो करने के लायक नहीं है, तो फिर ट्रेंड थेरेपिस्ट या प्रायोरिटाइज करिए, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। लेकिन आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ परेशानी है। बिल्कुल, ये परेशानी है, इसीलिए आज हमने आपको कुछ जो कहानियां बताई, ये सिर्फ कुछ ही है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। जैसा मैंने उसमें पढ़ा भी कि दिल्ली पुलिस का डेटा ये कहता है कि बहुत सारे माइनर क्राइम्स में आजकल शामिल हो रहे हैं। तो हम सब की जिम्मेदारी है, सोसाइटी, एज पेरेंट्स, एज स्कूल, कि हम सब मिलकर, और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, इस क्या बोले, इस परेशानी बहुत बड़ा संकट हो सकता है आगे आने वाले समय में, इसको रोकने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अनकही में आज इतना ही, लेकिन चलते चलते एक छोटी सी खबर जो बताना जरूरी है। दुनिया का कोई भी मंच हो, पाकिस्तान की बेइज्जती का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार मिस्र में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खिसियाहट देखते ही बनती थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंच से जब माइक संभाला तो पाकिस्तान का नाम लेते लेते अचानक भारत की तारीफों के पुल बांध दिए। ट्रंप ने कहा कि भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और क्लासिक ट्रंप स्टाइल में उन्होंने ये बोला। फिर ट्रंप ने पलटकर सीधे शहबाज शरीफ की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है पाकिस्तान और भारत साथ में बहुत अच्छे से रहेंगे, है ना? शरीफ का चेहरा वाकई देखने लायक था। बेचारे बस सर हिलाकर हाँ कर सके, जैसा कह रहे हो कि भाई बस अब बार बार मेरी तरफ मत घूमिए। और सुनिए, शहबाज शरीफ ने तो ट्रंप की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े, लेकिन ट्रंप को तो बस भारत और पीएम मोदी की तारीफ करनी थी, और वो करके ही रहे। ट्रंप के बयान से फिर साबित हो गया कि दुनिया की नजर में भारत की साख अलग है और पाकिस्तान की हैसियत कुछ और।